अब बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मतदान की शुरुआत हो चुकी है, चूंकि 7 बज चुके हैं और विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के लिए अब 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो 7वां और अंतिम चरण है, 54 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, इन सभी जगहों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। 7वां और अंतिम चरण है, इसलिए बेहद निर्णायक है। 6 चरण तक लगातार सबने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन 7वें और अंतिम चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जो निर्णायक है वोट वो अब पड़ने शुरू हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर यह वोटिंग चल रही है और अब देखना यह है कि यहां पर जनता ने किन मुद्दों के आधार पर आज वोट करना है, क्योंकि अब मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लगातार सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रचार किए हैं, अपनी बातों को रखा है जनता के बीच में, लेकिन आज चूंकि यह 7वां और अंतिम चरण जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और आज इस 7वें चरण में यह तय होगा कि आखिर प्रदेश के अंदर जो सत्ता है वो किसको प्रदेश की जनता सौंपने वाली है, क्योंकि ये 9 जिले जिनकी ये 54 सीटें हैं ये अपने आप में बेहद अहम हैं। इसमें वाराणसी है, चंदौली है, भदोही है, मिर्जापुर है, रॉबर्ट्सगंज है, गाजीपुर है, मऊ है। ये 7वां और अंतिम चरण है 9 जिलों का, जिसमें 54 सीटों के लिए ये मतदान शुरू हो चुका है। 610 से ज्यादा कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। यहाँ पर गठबंधन की भी परीक्षाएं होनी है, क्योंकि जो पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं उसमें पूर्वांचल में जो गठबंधन है पार्टियों के साथ में, असल परीक्षा उनकी भी यहां पर होगी। और अब ऐसे में प्रदेश की जो जनता है वो इस बार किसके सर जो जीत का सेहरा है वो बांधती देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 7 बज चुका है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मऊ का सीधे रुख कर लेते हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद भाई, मतदान की शुरुआत हो चुकी है, अभी क्या जानकारी है आपके पास और किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं मतदान को लेकर के की गई हैं, अपडेट करें। जब होता है मतदान यहाँ शुरू हो गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मतदान देने के लिए आए हुए हैं और काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। और 7 बज चुके हैं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ लोग अभी गांव से आ गए मतदान देने के लिए, तो क्योंकि अभी अभी तुरंत शुरू हुआ, इस वजह से अभी काफी भीड़ नहीं है। जिसकी वजह से अभी धीरे धीरे लोग आना, घर से निकलना शुरू किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था करें तो हर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे लगाई है। पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और भी लोकल पुलिस फोर्स लगाई गई है। तो हर तरीके से देखा जाए तो व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और पूरी प्रशासन हर तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल। आनंद, ये बताएं, चूंकि मऊ के अंदर इस बार जो सबसे बड़ा इशू है या जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या नजर आ रहा है और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जनता से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि जनता बाहर निकलेगी और उसके बाद वोट करेगी? देखिए, मुद्दा तो सब एक ही बना हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दा है। लोगों का कहना है कई किसी गांव में अभी सड़कें तक नहीं बनी हुई है, तो लोगों का कहना है आते तो हैं। एक्चुअली है क्या, मऊ में जो सारे जो प्रत्याशी हैं वो लगभग अदर जिले के हैं, तो इस वजह से कोई विकास का कार्य मऊ में नहीं हुआ है। तो इस बार लोगों ने एक मानसिकता बनाई है कि इस बार हम लोग वोट करेंगे जो मऊ के प्रत्याशी है उनको। तो इस बार देखते हैं क्या मऊ के प्रत्याशियों की भाग खुलती है या फिर गैर जिले के ही प्रत्याशी मऊ के यहाँ बन पाते हैं। जी आनंद, 2017 से 2022 आते आते, चूंकि पहले 17 में हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो प्रदर्शन है किस प्रकार का रहा और अब 22 के अंदर वहां पे परिस्थितियां क्या बदल रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े दावे हैं। जो सत्ता पक्ष है उसका दावा यह है कि उसने विकास भी किया है, उसने उन तमाम कोर इश्यूज पे भी काम किया है जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय हुआ करते थे, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि इस पर काम हुआ नहीं है, जनता नाराज है, जनता परेशान है। लेकिन 17 से लेकर के अगर हम 22 तक देख रहे हैं तो कम से कम मऊ के अंदर जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर इस बार क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ पे बगल में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है मऊ जिले के लिए, गाजीपुर जिले के लिए, अगल बगल आजमगढ़ जिले के लिए। लेकिन अगर इसको देखा जाए विकास के लिए तो विकास बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे किसी भी चीज के लिए थोड़ा समय लगता है विकास में। विकास का काम तो हर जगह चल रहा है। जी आनंद, थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण भी बताएं, इस बार वहां पर क्या रहने वाला है, कहां पर कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको टफ फाइट दिख रही है इस बार, और मुकाबला क्या कहीं त्रिकोणीय भी आपको वहां पर नजर आ रहा है? चूंकि वो ऐसा जिला है जहां पर हम देख रहे हैं कि गठबंधन के प्रत्याशियों की भी जो किस्मत है वो दांव पर है वहां पर, तो थोड़ा सा इस राजनीतिक समीकरण को भी समझाएं मऊ के लिहाज से। आनंद,
जी आपको बता दें यहाँ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं। ये भी दाव बनी हुई है। जो यहाँ पे तिकोड़ी लड़ाई दिख रही है, भाजपा भी फाइट कर रही है। बीएसपी से प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी के प्रदेश भीम राजभर भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी लगी हुए। तो इसलिए सदर की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी से अशोक सिंह भी है। तीनों लोग के त्रिकोणी लड़ाई यहाँ दिख रही है। किसका भाग किसके साथ है ये तो आने वाला 10 तारीख ही बता पाएगा। और घोसी की बात करें तो घोसी में दारा सिंह चौहान है, जो अभी बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और इस समय सपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस समय घोसी से दारा सिंह चौहान है और बीएसपी से चुन्नू इकबाल, वसीम इकबाल है और बीजेपी से विजय राजभर है। तो वहां भी ज्यादातर फाइट सपा और बीजेपी में दिख रही है। और आपके और मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद में फागू चौहान के लड़के जो राज्यपाल है बिहार के, उनके लड़के रामविलास चौहान जी है, वो भी वहां फाइट कर रहे हैं। वहां बसपा और ये क्या बोलते हैं बीजेपी की फाइट मधुबन में चली है। और मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद में आपको बता दें कि वहां पूनम सरोज हैं जो फर्स्ट पे चल रही हैं और दूसरे पे वहां पे ये धर्म सिंह गौतम है जो बसपा से है। तो ये है समीकरण। अब ये तो आने वाला 10 तारीख ही बता पाएगा कि किसका भाग यहाँ पे चमकता है। जी चलिए, पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी? तो मतदान अभी शुरू हो चुका है, मतदान को लेकर के थोड़ा अपडेट करें और जहां आप मौजूद हैं थोड़ा सा उस सीट के बारे में भी बताएं कि इस बार वहां का जो चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ कह रहा है। पंकज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फिर से रिपीट करें प्लीज। पंकज, जहां पर आप मौजूद हैं पहले से वहां का राजनीतिक समीकरण समझाएं। और 7 बज चुका है, मतदान शुरू हो चुका है, इसको लेकर के अभी क्या जानकारी है? जी आयुष, देखिए बताना चाहेंगे कि 7 बज चुके हैं, 7:05 हो रहे हैं करीब। मतदान शुरू हो गया है। छिटपुट लोग आना शुरू कर दिए हैं। कुछ 1 2 4 6 लोग मतदान करके निकल भी चुके हैं मतदान केंद्र से। मैं अभी बनारस के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो मलदया में उस मतदान केंद्र पे आदर्श जो है मतदान केंद्र बनाया गया है। इसको देखिए, आदर्श मतदान केंद्र विधानसभा निर्वाचन उत्तर प्रदेश जय श्री कृष्ण फाउंडेशन का मतलब ये बोर्ड लगा। खैर ये किसी एनजीओ का किसी का बोर्ड लगा हुआ है। ये आदर्श मतदान केंद्र है, मलदहिया में है, शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है। और जहां तक बात रही राजनीतिक समीकरण की, तो टक्कर बहुत कड़ी है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का। और चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो भाजपा के लिए यहाँ की 8 विधानसभा सीट बहुत प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। क्योंकि अगर पिछले 2017 विधानसभा की बात करें तो 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। 2 सीटों पे, एक पे अपरा दल एस उनकी जो सहयोगी पार्टी थी और एक पे सुभा सपा, वो भी सहयोगी पार्टी थी, उसमें गठबंधन में थी, तो उसने अपना कब्जा कर। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास पूरी 8 की 8 विधानसभा की सीट बनारस की थी। तो इस बार प्रतिष्ठा की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 8 विधानसभा सीट पे कैसे हमारा कब्जा बरकरार रहे। जी आयुष। पंकज, लेकिन वहां पे जो सबसे बड़े इशू हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं? एक तो पहली बार अब जो 17 में हम लोग देखते हैं तो 17 में तो प्रधानमंत्री, जाहिर बात है कि उनका संसदीय क्षेत्र था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 17 का पूरा चुनाव था, इसलिए वो गठबंधन के साथ भी हम लोगों ने देखा कि जो सारी सीटें हैं वो आई। लेकिन इस बार एक तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो मजबूत स्थिति में है और जनता अब उनको एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है, इसलिए जिन इश्यूज को वो उठा रहे हैं जनता उनके साथ जा रही है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अब तो 2 लोग हैं, अब 2 लोग हो गए, एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। क्या ये दोनों फैक्टर मिलकर आपको लग रहा है कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उस पर भारी पड़ रहे हैं, या फिर वहां पे जो कोर इश्यूज हैं या फिर वहां पर जो मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर, वो भी आपको लग रहा है कि इस बार के 22 के चुनाव को दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं? पंकज जी, देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और रही बात जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके प्रति गहरी जो है नाराजगी भी है जनता के मन में। पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका जो है, उनको देखते हुए मतदाता जो है प्रत्याशियों से जो नाराजगी है वो दरकिनार करता भी दिख रहा है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी से कड़ी जो प्रतिस्पर्धा है भारतीय जनता पार्टी की, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जो मुद्दे हैं, एक महंगाई जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज जो मुद्दा है, जनप्रतिनिधि का जो व्यवहार रहा है आम जनता के साथ में, वो असंतोष एक कारण हो सकता है। पर पीएम मोदी और योगी इस पे भारी दिख रहे हैं। जी।
पंकज, अब एक चीज और बताएं, थोड़ा सा जो सीट हैं उनका भी विश्लेषण करते चलें, क्योंकि 17 के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्लियर कट हमको दिखता है कि 2 सीटें अगर हम छोड़ दें जो कि गठबंधन के साथ थी, जिसमें एक ओम प्रकाश राजभर वाली सीट जो उनके गठबंधन के प्रत्याशी को गई थी, क्या वहां पर आपको लग रहा है कि दिलचस्प होने वाला है इस बार, या वहां पर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन का जो कैंडिडेट है उसके साथ फाइट हो सकती है, या बीजेपी ने अपने दम पर जो सीटें जीती थी वहां पर भी आपको लग रहा है कि इस बार की जो स्थिति है वो बहुत कांटे की है, जब बड़ी टफ फाइट है? थोड़ा सा सीट के लिहाज से भी विश्लेषण करके बताएं कि इस बार क्या परिस्थितियां आपको वहां पे बदलती हुई दिख रही हैं। देखिए, बताना चाहेंगे कि सुबह सपा की जो सीट थी, अजगरा की बात करें, अजगरा सुरक्षित सीट है। पिछले जो 2017 के विधानसभा चुनाव में वहां पे कैलाश सोनकर ने भारतीय जनता पार्टी और सुबह सपा के गठबंधन के तहत वो सीट जीती थी। इस बार सुबह सपा ने कैलाश सोनकर को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह समाजवादी पार्टी का चेहरा सुनील सोनकर वो सुबह सपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के पूर्व विधायक रहे टी राम को टिकट दिया है। टी राम में और ये सुबह सपा गठबंधन में तगड़ा टक्कर है, जहां अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, टी राम का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। हालांकि अंतिम समय ऊंट किस करोड़ बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वही हाल मैं पिंडरा की बात करूं, पिंडरा भी बहुत प्रतिष्ठापरक सीट है। वहां पे जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे अजय राय वहां पे बहुत जब दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह से है, जो अवधेश सिंह अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहां भी थोड़ा सा मतदाताओं में उनके प्रति असंतोष है, पर मोदी और योगी का चेहरा यहाँ भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। वहां पे बसपा भी एक मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं पिंडरा की बात कर रहा हूँ। और बनारस, हम आप शहर उत्तरी की बात कर लें तो शहर उत्तरी में देखिए, शहर उत्तरी में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी। यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। पिछला 2012 2017 से लगातार विधायक हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है, तो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उनका जो पलड़ा भी भारी दिख रहा है, क्योंकि सपा में और यदि हम कांग्रेस की बात करें आंदोलन में, तो उनको कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी अभी मुझे नहीं समझ में आया है। हालांकि बाद में क्या हो सकता है, राजनीति है, यहाँ मतदाता का मूड का बिल्कुल बदल जाए। पंकज, मुझे लग रहा है आपके पीछे देखिए कोई शख्स मौजूद है, अगर संभव है तो जरा उनसे बातचीत करें और थोड़ा सा वोटर्स का मिजाज जानने की कोशिश भी पंकज करें। आपके पीछे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, अगर संभव है तो बात कर ले। जी, आपने मतदान कर लिया? मतदान करने आए हैं। किस मुद्दे पर मतदान करें? बनारस में विकास के मुद्दे पर ही मतदान होना है, क्योंकि विकास बहुत ज़्यादा बनारस में हुआ है। इस जो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे थे, जो विकास इस बार हुआ है वो कभी नहीं हुआ। और जहाँ तक किसी पार्टी की बात करूँ, पार्टी का बेस अलग है, लेकिन ये है कि लोग मोदी जी से बहुत संतुष्ट भी हैं, क्योंकि लोगों ने विकास को ही मेन मुद्दा देखा है। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत महंगाई को भी लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है कि हमको पहले विकास देखना है। और देश हित की जहाँ तक बात करूँ, और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनारस में रह के अगर गंगा जल की बात न की जाए तो वही बता दूं, बहुत शुद्ध गंगा जल बनारस का हो गया, और घाटों की तो कोई तुलना ही नहीं है। पहले और अब में बहुत अंतर है। और जहाँ तक मैं गंगा जल की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि पानी तो पानी बहुत है, गंगा जल की बात कुछ और है। प्रधानमंत्री तो बहुत है, मोदी जी की बात कुछ और है। देखिए, मोदी जी की बात कुछ और आपने मतदान कर लिया? जी नहीं, अभी करना है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? भैया मैं विकास के मुद्दे पे वोट करूंगा। विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास की बात आ रही है कि विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो बहुत है। बिल्कुल पंकज, देखिए यही बहुत जरूरी है। एक तो वोटर्स के साथ लगातार बात करते रहने से ये भी समझ में आ रहा है कि वहां पर जो मतदान है उसका जो इस समय इशू है कोर, वो क्या है, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि जिन बातों का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, दरअसल क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इसलिए कोशिश करते रहिएगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। विवेक का भी मैं रुक कर लेता हूं, हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। विवेक, एक तो मतदान शुरू हो चुका है सोनभद्र में, मतदान को लेकर के अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है ये बताएं, और सोनभद्र के बारे में इस बार वहां का जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी समझाएं। जी आयुष, देखिए जिस तरह से समय तय हुआ था कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, वो शुरू हो चुका है। और मतदाता घरों से निकलकर वो बूथ पे जा रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और रही बात जो सोनभद्र की जो 4 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, रॉबर्टसन, घोरावल, दुद्धी और ओबरा, ये 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 नक्सल प्रभावित सीटें हैं, दुद्धी और रॉबर्टसन। इस समय मैं रॉबर्ट्स में खड़ा हूँ, जहाँ ये नक्सल प्रभावित विधानसभा है। यहाँ का जो समय है वो
सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तय किया गया। यानी नक्सल जो प्रभावित विधानसभाएं हैं उसमें 4 बजे तक मतदान होगा और जो 2 अन्य विधानसभाएं उसमें समान तौर पर जो समय रहता है उस पर होगा। 4 सीटें हैं। इस पर जो लड़ाई है सपा और भाजपा के बीच में है, चूंकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस बात को लेकर नाराज थे कि दोबारा उसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया था, लेकिन हालांकि बाद में योगी और मोदी की जब रैली हुई यहाँ पर, जब जनसभा हुई, तो वो भी सब सारा कुछ मैनेज हो गया। लेकिन लड़ाई सीधी भाजपा की है 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी से। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन सबसे जो कोर इश्यूज क्या हैं, चूंकि 4 सीटों में 2 तो आपने बता दिया कि वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, इसलिए वहां पर एक तो 4 बजे तक वोटिंग होना है, दूसरा उन सीटों के बारे में बताएं जहां 4 बजे तक वोटिंग होनी है, जो कि थोड़ा या आंशिक हम कह सकते हैं नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहां पर सबसे बड़ा इशू क्या है, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि आप भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। और बाकी जो 2 सीटें हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी के साथ भी आपको लग रहा है आपकी इस बार जो फाइट है वो नजर आ रही, कार्यकर्ताओं का भी और कैंडिडेट का भी जो इशू था, क्या इस बार का जो वोटर है वो किस मूड के साथ आपको नजर आ रहा है और सबसे बड़े इशू आपको पूरे जिले के अंदर क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सोनभद्र की ये 2 विधानसभाएं जो नक्सल प्रभावित है, ये 4 राज्यों से इनकी सीमाएं सटी रहती हैं। क्योंकि जो 4 राज्य हैं वो भी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको जो है इस तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी सेंसिटिव माना गया। इसलिए यहाँ पर शाम यानी सूरज ढलने के पहले यानी 4 बजे तक मतदान निश्चित किया गया था। जो यहाँ का जो कोर इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि यहाँ पर रोजगार और महंगाई और शिक्षा को लेकर हमेशा से ये एक इशू बना रहा है यहाँ पर। तो इस बार जो वोट कर रहे हैं जो मतदाता हैं, वो महंगाई को लेकर भी उनके दिमाग में बात चल रही है और एजुकेशन को लेकर भी और तमाम जो अन्य समस्याएं हैं यहाँ पर। विवेक, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं तब तक वाराणसी का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं, क्योंकि सबकी नजरें इस बार वाराणसी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पंकज लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तो अभी लोगों से आपने जो बातचीत की उसमें भी ये विकास वाला जो एक मुद्दा है वो तो हमें दिखा, लेकिन ये जो महंगाई का इशू हम लोगों को दिख रहा है, या फिर हम लोग जब नौजवानों की बात करते हैं जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत पुख्ता तरीके से विपक्ष उठाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो इश्यूज हैं उसमें कहीं मोदी फैक्टर या फिर योगी फैक्टर उनको कहीं डाइल्यूट करता हुआ हमको दिखता है, इस वजह से वोटर्स उस बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये इश्यूज बड़े हैं और वोटर्स हो सकता है कि इस पर अगेंस्ट भी चला जाए, या फिर वोटिंग का पैटर्न कुछ बदला हुआ हमको दिखे, इसलिए चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती हैं वाराणसी के भी इस जनपद के अंदर, इन सभी 9 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहां पर भी? कैसे इसको देख रहे हैं पंकज, इसको अपडेट करें। जी देखिए, बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि महंगाई मैंने पहले भी बताया कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा सरकार के खिलाफ। थोड़ा सा युवाओं का जो रुझान है, जैसे बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों का थोड़ा सा रुझान सरकार के खिलाफ जा रहा है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर यहाँ मिल रही है, पर मोदी और योगी का, देखिए मैं फिर बार मोदी योगी फैक्टर फिर कहीं से इनके ऊपर भारी दिखता है। जैसे कि शहर दक्षिणी की बात करूं, शहर दक्षिणी में बहुत कड़ा मुकाबला है, और वहां पे भी मैंने जैसे बताया कि वहां पे प्रत्याशी, यहाँ मैंने कहते सुना लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए पर शहर दक्षिणी के प्रत्याशी ना जीते। वहां पे जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वो भी अंदर अंदर चाह रहे हैं कि वहां का प्रत्याशी ना जीते। तो मैंने पहले भी ऐसा कहा कि देखिए, महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा ही है, और वो उसकी में ये और थोड़ा सा हो जा रहा है कि जो प्रत्याशी के खिलाफ असंतोष है वो भाजपा के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन सकती है। कई जगह ऐसा देखने को मिला, जैसे मैं सेवापुरी की बात कर लूं या पिंडरा की बात कर लूं, शहर दक्षिणी जो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो देखिए, मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, नो डाउट तो मुद्दा है, और उससे बड़ा मुद्दा प्रत्याशी के प्रति असंतोष है। तो पूरा तो नहीं, हाँ थोड़ा सा जो है वो जो वोट है वो फ्लोट कर सकता है, और समाजवादी पार्टी उसका बढ़त ले सकती है। विवेक, थोड़ा सा ये बताएं, चूंकि एक तो अब एक कोर नक्सल प्रभावित इलाका है, दूसरा आदिवासियों का भी थोड़ा सा हमको वहां पर दिखता है जो इन्फ्लुएंस है वो है, आप थोड़ा इसको समझाते चलें, चूंकि अभी जितनी भी स्कीम्स हैं खासतौर से जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग केंद्रीय सरकार की बात करें या राज्य की सरकार की बात करें, दावे लगातार ये सरकार ये कर रही है कि उन्होंने उन गरीब तबकों तक अनाज को पहुंचाया है, उनके लिए जो तमाम ऐसी बेसिक एमिनिटीज थी जिसमें हम लोग शौचालय की बात करते हैं, जिसमें हम लोग मकान और घर की बात करते हैं, वो
उन्होंने भारी पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं, क्या ये फैक्टर्स आपको लग रहा है वहां ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, या इसमें वाकई में वहां पर काम हुआ है जिसमें सोनभद्र के अंदर यहां के जो रहवासी हैं उनको फायदा मिला है? और अगर ऐसा है तो क्या इन मुद्दों पर भी आपको लगता है वोटिंग होगी, या फिर जो इश्यूज अभी आपने बताए उसी पर या उसी पैटर्न पर आपको लग रहा है कि लोग वोट करने के लिए निकलेंगे? ग्राउंड पर असल में क्या है, थोड़ा सा इसको अपडेट करें विवेक। जैसे हम लोग मतदाताओं से बात करते हैं, खासतौर से जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जो आदिवासी लोग हैं, सोनभद्र की लगभग 60 से 65 जो प्रतिशत आबादी है वो आदिवासियों की है। जब उनसे बात की जाती है तो निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जो दी गई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर 2 वक्त का राशन हो या फिर कन्या सुकन्या निधि, किसान सम्मान निधि हो, ये सब सारी चीजों का असर निश्चित तौर पर है। मैं इसको बताता हूँ कि पहले आदिवासियों पर फर्जी मुकदमों की जो है कि हमेशा बात रहती थी, चर्चा में रहता था कि आदिवासी लकड़ी काटते हुए पाए गए और उन पर मुकदमा कर दिया गया। उज्ज्वला योजना जब सरकार ने दिया तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आदिवासी को कम से कम लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर में अपने सिलेंडर पे अपने चूल्हे पर खाना बनाएंगे। तो एक उज्ज्वला योजना से बड़ा बदलाव ये आया है कि जो आदिवासियों पर मुकदमे होते थे लकड़ियों को काटने को लेकर, जो फर्जी मुकदमे हैं, वो इस पर लगाम लगी है। और सिलेंडर की वजह से जो स्वास्थ्य महिलाओं का था उस पर भी असर देखने को मिला, लेकिन ये मुकदमों को लेकर एक बड़ा बदलाव आदिवासियों में आया है। और रही बात जो राशन वितरण का कार्यक्रम है और जो भी अन्य योजनाएं हैं, उसका असर तो निश्चित तौर पर इन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उन पर है। लेकिन वर्तमान में लोगों के दिमाग में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर से इन इलाकों के लिए। लेकिन वहीं पर जो वोटर्स हैं वो इन सब चीजों को बिल्कुल ठीक है विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आप लोगों से हम